नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, रेट शिक्षक भर्ती 2020 में कक्षा 12 की इतिहास की बुक से पाठ नंबर 2 चल रहा है, जिसके अंदर हम गुप्तकाल पढ़ रहे हैं। और आज हम गुप्तकाल का अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, यानी आज हमारा जो गुप्तकाल है ये हो जाएगा समाप्त। तो दोस्तों, आज जो है हम पढ़ेंगे आपके गुप्तकाल में एक तो व्यापार और उद्योगों के बारे में, एक राजस्व स्रोत के बारे में, और एक गुप्तकाल में जो अंतिम टॉपिक रहे आपके इसमें फाहियान का भारत वर्णन वो भी देख लेंगे। उसके बाद जो है हर्षकालीन भारत शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखो, गुप्तकाल में व्यापार व उद्योग। गुप्तकाल में व्यापार व वाणिज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी ये जो है गुप्तकाल में जो व्यापार और वाणिज्य था ये क्या था, चरमोत्कर्ष यानी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में था। आंतरिक व्यापार सड़कें नदियों के द्वारा किया जाता था, यानी जो आंतरिक व्यापार किया जाता था देश के अंदर अंदर व्यापार, वो किसके द्वारा, सड़कों और नदियों के द्वारा किया जाता था। गुप्तकाल में दीर्घ राजनीतिक स्थिरता एवं शांति की स्थिति तथा गुप्तकालीन नरेशों द्वारा प्रभुत मात्रा में प्रचलित स्वर्ण मुद्राओं ने व्यापार के विकास में बहुत सहयोग दिया। यानी गुप्तकाल में एक तो बहुत ज़्यादा दीर्घ राजनीतिक स्थिरता थी, यानी इतना राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुआ, एक बहुत ज़्यादा शांति स्थिति, इतने युद्ध नहीं हुए। और गुप्तकालीन जो नरेश है इन्होंने प्रभुत मात्रा में प्रचलित जो स्वर्ण मुद्राओं से व्यापार में बहुत ज़्यादा सहयोग किया। आंतरिक व्यापार की प्रमुख वस्तुओं में दैनिक उपयोग की लगभग सारी वस्तुएं शामिल थी, जिन्हें नगरों एवं ग्रामों के बाजारों में मुख्यतः बेचा जाता था, जबकि विलासतापूर्ण वस्तुओं में दूरस्थ प्रदेशों से लाई गई वस्तुएं शामिल थी। सार्थ भ्रमणशाली व्यापारी थे, जिनका नगरीय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। नारद एवं बृहस्पति की स्मृतियों में क्रेताओं और विक्रेताओं के समान हितों को रखने के लिए अलग अनेक नियम और विनियम भी मिलते हैं। गुप्तकाल में मार्गों से यात्रा सुरक्षित एवं निरापद थी, यानी एकदम सुरक्षित मात्रा थी, मतलब इतना कोई जो लूटपाट का खतरा नहीं था। चीनी यात्री फाहियान ने भारत यात्रा के दौरान कहीं असुरक्षा महसूस नहीं की, यानी चीनी यात्री फाहियान ने कहा था कि मैंने इतनी सारी यात्राएं की लेकिन मैंने कहीं ऐसे मतलब असुरक्षा महसूस नहीं की। उज्जैन, भड़ोंच, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिछत्र, कौशाम्बी आदि महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर थे। इन सब में उज्जैन जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था, क्योंकि देश के हर कोने से मार्ग से उज्जैन की ओर आते थे, यानी देश का कहीं से जाओ मार्ग उज्जैन की तरफ आता था। पेशावर, मथुरा, उज्जैन, पैठान मुख्य व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र थे। विदेशी व्यापार। भारतीय बंदरगाहों का बाहर के अनेक देशों से स्थायी और सामुद्रिक संबंध बना हुआ था, यानी जो भारत के जो बंदरगाह थे उनके अनेक देशों से समुद्र के मार्ग संबंध थे। ये देश थे चीन, श्रीलंका, फारस यानी वर्तमान ईरान, अरब, इथोपिया, बेजेंटाइन यानी रोमन साम्राज्य तथा हिंद महासागर के द्वीप। गुप्तकाल में चीन के साथ भारत के विदेश व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। चीन का रेशम जो चीना शुंक के नाम से प्रसिद्ध था, भारत के बाजार में अधिक लोकप्रिय था। रोमन साम्राज्य के पतन से कमजोर हुआ तथा पश्चिमी विदेशी व्यापार में पुनः बेंजेंटाइन साम्राज्य की स्थापना के बाद में वृद्धि हुई। यहाँ निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में रेशम और मसाले प्रमुख थे। ब्रगकछु यानी भड़ौंच जो है पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। केम्बे, सोपार, कल्याणों बंदरगाह थे। पूर्वी तटों पर स्थित बंदरगाहों में घंटासाला, कदूरा और गंगा के मुहाने पर ताम्रलिप्ति स्थित था। ताम्रलिप्ति जो पूर्वी भारत में होने वाला सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। चीन, इंडोनेशिया तथा श्रीलंका के व्यापारी जहाज यहाँ आते जाते थे। रघुवंश और दस कुमार चरित्र में ताम्रलिप्ति से होने वाले समृद्ध व्यापारी सामुद्रिक व्यापार का उल्लेख है। इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि गुप्त साम्राज्य एशिया का प्रमुख केंद्र स्थल था। विश्व के सामुद्रिक देशों में सर्वप्रमुख सामुद्रिक शक्ति के रूप में ये प्रसिद्ध था। भारत में चीन से रेशम, इथोपिया से हाथीदांत व अरब, ईरान तथा बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात होता था। दक्षिणी पूर्वी एशियाई, चीन व पश्चिमी ताम्रलिप्ति, भड़ौंच आदि बंदरगाहों से व्यापार होते थे। मसाले, मोती वस्त्र, हाथीदांत और नील का निर्यात एवं धातु, चीना शंकु, घोड़े आदि का आयात भी किया जाता था। राजस्व के स्रोत। अब देखो राजस्व क्या क्या स्रोत है। तो गुप्तकाल में भू राजस्व राज्य की आय प्रमुख स्रोत है, यानी जो जमीन से जो कर दिया जाता था वो इनकी आय का प्रमुख स्रोत था। साहित्य में निम्न प्रकार मिलते हैं। पहला करे भाग, राजा का भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला 1/6 हिस्सा, यानी राज्य को जो भी भूमि उत्पादन होते थे, यानी किसान जो भी भूमि उत्पादन करते थे उसका 1/6 भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, उसको कहते थे भाग। भोग, राजा को हर दिन फल फूल सब्जियों के रूप में दिया जाना कर, यानी राजा को जो हर दिन फल फूल और सब्जियां दी जाती थी उस कर को कहते थे भोग। उपकर व उद्रंग ये एक प्रकार के भूमि कर थे। गुप्तकाल में भूमि कर की अदायगी यानी नकद, हिरण्य व अन्य में दोनों रूप में किए जाते, यानी या तो पैसे दिए जाते थे या अन्न के रूप में कर अदा की जाती थी। इस समय भूमि
रत्न, खान्य एवं नमक आदि राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोत थे। भू राजस्व का कुल उत्पादन 1/4 से 1/6 तक होता था। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। फाहियान ने गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता, सरल दंड व्यवस्था, घरों में तालों का भाव, प्याज लहसुन के असेवन का उल्लेख किया। यानी उसने कहा कि गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता थी, सरल दंड व्यवस्था थी, घरों में तालों का भाव था, यानी ताले लोग लगाते ही नहीं थे, और प्याज लहसुन का असेवन था, यानी खाते ही नहीं थे, जो समाज में अपराध प्रवृत्ति की न्यूनता, संपत्ति की सुरक्षा, अहिंसा तथा सात्विक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। जिन भावनाओं को जन्म में पल्लवित करने के लिए मौर्य सम्राट अशोक को उपदेश देना पड़ा, वे अब स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगे। मौर्यों के पश्चात पहली बार राजनीति एकता एवं सुव्यवस्था स्थापित हुई। गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का मौद्रिकीकरण हुआ, उद्योग तथा व्यापार प्रोन्नत थे। इस युग की कला में आध्यात्मिकता, शालीनता और भारतीयता की स्पष्ट छाप दिखती है। जैसे अजंता है, बाघ की गुहा चित्र है, देवगढ़ का भित्री गांव आदि के मंदिर है, विष्णु बुद्ध महावीर की मूर्तियां इस युग की कला की चरमोत्कर्ष के द्योतक हैं, जो सामाजिक समृद्धि एवं सौहार्द की भी प्रतीक है। इस साहित्य में जैसे कालिदास है, हरिसेन है, विष्णु शर्मा आदि की रचनाएं हैं। आर्यभट्ट, वरामिर, नागार्जुन आदि ने विज्ञान की शाखाओं का विकास किया तथा भारतीय संस्कृति में विद्या प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा निसंदेह गुप्त युग काल की जो वास्तु, मूर्तिशिल्प, चित्रकला, साहित्य, वैज्ञानिक प्रवृत्तियां, अवतरण, पल्लवन और मुद्रा प्रसारण में समग्र रूप से प्रगति युग था। राजनीतिक प्रतापी सम्राट, आर्थिक वैभव, धार्मिक सहिष्णुता, विदेशियों का हिंदू धर्म में सम्मिलित करना, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, संस्कृत साहित्य की प्रगति, सभी ललित कलाओं की उन्नति और विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार करने हुआ। प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल का सबसे श्रेष्ठ स्थान था। इन कार्यों के कारण निसंदेह गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था। श्री अरविंद ने लिखा है कि भारत ने अपने इतिहास में अपनी जीवन शक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में इतना बलवत्त कभी नहीं दिखा जितना गुप्त काल में हुआ था। तो अब अंतिम पॉइंट है इसका, फाहियान का भारत वर्णन। चीनी यात्री फाहियान ने 399 से 414 में भारत का भ्रमण किया। यानी चीनी यात्री फाहियान का वर्णन समय है 399 से 414। उसने भारत की आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। तात्कालीन समाज में शाकाहार का प्रचलन था, यानी शाकाहार लोग थे, सामान्यतः जनता लहसुन प्याज का सेवन नहीं करती थी। अस्पृश्यता विद्यमान थी, परंतु आम जनता का जीवन सादा व अहिंसक था। बौद्ध धर्म सीमावर्ती राज्य में होती थी, जबकि अपने प्रमुख स्थानों में अपनी महत्ता खो रहा था। समाज में धार्मिक समानता विद्यमान थी। ब्राह्मण धर्म भी उन्नत अवस्था में था। प्रजा दान धर्म, पाप पुण्य, लोक परलोक, पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। प्रजा होती थी। करों का बहुत अधिक नहीं था। दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी। अपराध नगण्य थे। चोरों व डाकुओं का भय नहीं था। राजा प्रजा के निजी विषयों में हस्तक्षेप नहीं करता था। प्रसिद्ध नगर श्रीवास्ती, वैशाली, कौशाम्बी उजड़ने लगे थे। उनके स्थान पर व्यापारिक नगर उज्जैन, कन्नौज स्मृत हो गए। व्यापार उन्नत था। मुख्यतः कोड़ियों एवं वस्तुओं का विनिमय का आधार था। पाटलिपुत्र के निवासी संपन्न थे। दान देने व जनहित कार्य के लिए तैयार थे। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा जो गुप्त काल है पाठ नंबर 2 में वो पूरा हो चुका है, और कल से हम जो है हर्षकालीन भारत देखेंगे। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।